आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो रिट के प्रकार। पिछली वीडियो में हम जो पढ़े थे वो था मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब फंडामेंटल राइट्स तो हमने पढ़ लिए कि हमें किस प्रकार के अधिकार हमें संविधान द्वारा प्राप्त हैं। लेकिन यदि उन अधिकारों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होता है या फिर किसी निजी व्यक्ति द्वारा या फिर राज्य के द्वारा, तो हम उन अधिकारों को अपने को किस तरह से बचा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाकर। तो वो सब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। कि आपने सुना होगा, पिछली वीडियो मैंने पढ़ाया होगा आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उसी के अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति है कि वो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार के रिट का मतलब क्या है? ये एक प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हैं और उन आदेशों में क्या क्या होता है इस वीडियो में हम वही जानेंगे। जैसे आप यहाँ पर थंबनेल पर देख पा रहे हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इस प्रकार के 5 जो हैं रिट जारी कर सकता है कोई भी भारत का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, कल की वीडियो के आगे से रिज्यूम करते हैं। जो हमारा अनुच्छेद 32 था वो क्या कहता था? इस अनुच्छेद के द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर हम न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान है, यानी कि हमारे मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ये इस आर्टिकल में कहा गया है। इसे बोलते हैं हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियो में। अब रिट की वीडियो मैंने बताई थी आपकी, नेक्स्ट वीडियो रिट की होगी, तो वो आज रिट की वीडियो में लेकर आया हूं। तो इसमें हम जो देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। ठीक है, और जो किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। लेकिन रिट जारी करने की जो शक्ति सर्वाधिक है वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स की है, ना कि सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है। लेकिन यहाँ उच्च न्यायालय जो है यहाँ मूल अधिकारों से अलग हटकर भी रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रिट जारी करने के उसमें क्षेत्र में सर्वाधिक शक्ति किसे प्राप्त है, तो वो आपका हाई कोर्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर ही हो जाएगा। अब अगर हम टाइप ऑफ रिट्स की बात करें यानी रिट के प्रकार जो हैं वो कितने हैं? 5। सबसे पहले जो आती है वो आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इन्हें हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड से। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कितने प्रकार की। एक होगी आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी इसे अगर बोले तो हैबियस कॉर्पस। दूसरी होगी आपकी परमादेश यानी कि मैंडमस। तीसरी होगी आपकी प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। चौथी जो आपकी रिट है वो उत्प्रेषण यानी सर्जरी। और अधिकार परीक्षा यानी क्यो वारंटो। ये 5 प्रकार की रिट होती हैं जो कोई भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है मूल अधिकारों के हनन होने पर। तो चलिए सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? हैबियस कॉर्पस का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, नजरबंद कर लिया गया, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया जाए या फिर नजरबंद कर लिया जाए, तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत, यानी देखो अगर गिरफ्तार कर लिया, उसके कोई सगे संबंधी हैं, वकील हैं, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दें कि इस तरह से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर रखा है हमारा कोई जानकार है और उसे 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं उनकी हिरासत में, तो तभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो आप इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं यदि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, और या चाहे तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी के लिए बहुत दूर पड़ता है तो हाई कोर्ट वहाँ पर वो हाई कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं तो उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है दूर पड़ता है, वो हाई कोर्ट में इन याचिकाओं को डाल सकते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगा जिसे हम बोलेंगे रिट। उसका अर्थ ये होगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली रिट जारी कर दी, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को तुरंत उनके सामने प्रस्तुत किया जाए, इससे शरीर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया, समझ में आया? देखिए अब यहाँ देखते हैं हम, इसके द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है, बंदीकर्ता यानी जिसने उस व्यक्ति को बंदी बनाया है, उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, जिससे न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार कर सके। और यदि बंदीकरण विधि सम्मत ना हो, यानी कि अगर कानून के अनुसार उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है तो उसे आदेश कर दिया जाएगा, अगर कानून के अनुसार नहीं गिरफ्तार किया है तो। ठीक है, तो ये होती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है आर्टिकल 21 आपने पढ़ा होगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को आप उसके प्राणों से वंचित नहीं कर सकते। ये इसमें इसका मूल भाव निहित है इस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में। ठीक है, यह किसके विरुद्ध जारी हो सकती है? ये लोक अधिकारी यानी किसी भी सरकारी व्यक्ति के लिए, सरकारी व्यक्ति के खिलाफ और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी हो सकती है। ठीक है, आपको याद रखना है, सरकारी अधिकारी, लोक अधिकारी या फिर निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी हो सकती है। अब यह रिट जो संबंधित है किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने से संबंधित, मैं आपको जिसे बता चुका हूं। ठीक है, अब अगर हम बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कब जारी नहीं की जा सकती, इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। तो वो कब जारी नहीं की जा सकती? यदि जो हिरासत में लिया गया व्यक्ति है वो कानून के सम्मत है, यानी वो कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, नंबर 2, कार्यवाही विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई, यानी कि इनकी मानहानि के तहत हुई है कार्यवाही। अगर यदि उस व्यक्ति ने विधानमंडल क्या है? हमारा जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है वो विधानमंडल में होती है किसी भी राज्य की। ठीक है, उसके खिलाफ अवमानना की किसी व्यक्ति ने या फिर न्यायालय की अवमानना की, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये रिट जारी नहीं हो सकती। ठीक है, आपकी 2 हो गई। तीसरी, न्यायालय के द्वारा हिरासत में, अगर न्यायालय ने आदेश दिया कि इस फलाने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए अपने आदेश के अनुसार, तब ये रिट जारी नहीं की जा सकती, इसके खिलाफ आप सुप्रीम इनमें जा नहीं सकते। ठीक है, रिट जारी करवाने। हिरासत न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के बाहर हुई है, यानी कि अगर मान लो किसी भी एक व्यक्ति जो है उसने यूपी में कोई अपराध किया, तो ये रिट जो है उसका पड़ोसी राज्य जैसे बिहार हो गया, ये वाला हाई कोर्ट जारी नहीं कर सकता रिट, यूपी के ही हाई कोर्ट को जारी करनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। तो यानी कि न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। और एक ये रिट किसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती? जब निवारक निरोध, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन, कोई भी व्यक्ति निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसके खिलाफ भी यह रिट जारी नहीं हो सकती। निवारक निरोध मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक हम डिटेन कर सकते हैं बिना किसी उसके हम जारी नहीं, चाहे रिट जारी नहीं करवा सकते। ठीक है, हम उसे सलाहकारी बोर्ड की सहायता से 3 महीने तक डिटेन कर सकते हैं, फिर सलाहकारी बोर्ड के बाद आगे उसकी डिटेंशन बढ़ाई जा सकती है, ऐसा भी है। ठीक है, अगर इस निवारक निरोध अधिनियम के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई है व्यक्ति की, तो ये आप बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं करवा सकते। ठीक है, चलिए, अब ये हो गई आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो आती है रिट वो है परमादेश, यानी कि इसे अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इसे बोलते हैं हम मैंडेमस। ठीक है, अब मैंडेमस की क्या खासियत है? इसका मतलब होता है वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। ये आदेश किसे देते हैं? आदेश देता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, और कि रिट यही जारी कर सकते हैं। क्या आदेश देते हैं? यह रिट जो है न्यायालय के विवेकाधीन है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी यानी सरकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य करे जिस कार्य करने हेतु बाध्य है। उस कार्य को करने में अगर उसने इनकार कर दिया हो, मान लो जैसे कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में कोई टीचर है, वहां पर आप सभी जानते हैं 6 से 14 वर्ष तक, प्राइमरी स्कूल मान लो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर शिक्षा का प्रावधान है, और ये शिक्षा जो है निःशुल्क प्रदान की जाती है। अब वहां पर कोई टीचर है और वो टीचर वहां बच्चों को नहीं पढ़ाता है, तो आप उसके खिलाफ इस रिट को जारी करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर, क्योंकि यह उस पद पर उसकी नियुक्ति इसी वजह से हुई है कि उसे वहां जाकर उन बच्चों को पढ़ाना है। अगर वो नहीं पढ़ा रहा तो आप ये रिट जारी करवा सकते हैं परमादेश, यानी कि मैंडेमस। कोर्ट जो है आदेश करता है और पूछता है कि आप किस आदेश से वहां पर अपना कार्य नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी परमादेश यानी कि मैंडेमस। अब अगर ये रिट जो है किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती, तो ये रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल इनके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती। मैंने आपको आर्टिकल पिछली वीडियो में बताया था, वो आपको आर्टिकल कमेंट करना है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत ये जो है छूट इन्हें प्राप्त है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो आती है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इस प्रतिषेध का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर ये अभी जो पिछली हमने 2 रिट पढ़ी थी, ये 2 रिट सरकारी लोगों के खिलाफ जारी की जा सकती है। ठीक है, सरकारी, लेकिन ये जो रिट है ये तीसरी ऐसी रिट है प्रतिशत। एक रिट और होगी जो सरकारी लोगों के खिलाफ जारी होगी, यानी कि 3 जो होंगी, 3 सरकारी व्यक्तियों के खिलाफ और 2 होंगी कोर्ट्स के खिलाफ। कोर्ट कौन से? जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे। तो इन तीसरी रिट को हम पढ़ने वाले हैं अभी, लेकिन प्रतिषेध जो है वो किस तरह से जारी हो सकती है? इसका मतलब होता है टू स्टॉप या फिर रोक देना, स्टे लेना इस पर। इसका मतलब ये है, इसका अर्थ क्या है कि किसी भी न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध इसे जारी किया जा सकता है।
कोई भी न्यायिक संस्था है जैसे न्यायालय हो गए, अर्ध न्यायिक संस्था जैसे आप सभी जानते हैं, अर्ध न्यायिक संस्था कौन सी होती हैं, जिनका कार्य जो होता है वो न्यायालय के समान होता है लेकिन वो वास्तव में न्यायालय नहीं होते। ठीक है, जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग वगैरह हो गए और पिछड़ा वर्ग आयोग हो गए, यहाँ पर न्यायालय की तरह ही ये फैसले देते हैं, मानवाधिकार आयोग हो गए, लेकिन न्यायालय नहीं है, लेकिन न्यायालय की तरह कार्य करते हैं। अगर ये संस्थाएं अपने कार्य क्षेत्र के बाहर निकलकर कार्य करती हैं, यानी कि अगर मान लो मैं एक न्यायिक संस्था की बात करूं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर किसी भी फैसले उस पर केस पर निर्णय देता है तो ये रिट इनके खिलाफ जारी करवाई जा सकती है। ठीक है, किसके द्वारा, इनके ऊपर न्यायालय जो भी होंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उनके लिए हाई कोर्ट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको ये कार्यवाही रोक देनी है। और प्रतिषेध वाली रिट कब जारी की जा सकती है, जब कार्यवाही चल रही हो। ठीक है, कार्यवाही कोर्ट में चल रही हो, जब इस रिट को जारी कर सकता है अपर कोर्ट। ठीक है, तो ये होगी प्रोहिबिशन। इसके अंतर्गत अगर आप देखें, इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है, यानी अपनी अधिकारिता जो है उसमें ही रहकर लिमिट में ही काम करें, अपनी अधिकारिता से बाहर ना निकले। ठीक है, अब यह जो रिट है किसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती, किसी भी स्टेट की विधायिका, कार्यपालिका और किसी निजी व्यक्ति के तहत नहीं जारी की जा सकती। ठीक है, ये निजी व्यक्ति के तहत भी जारी नहीं की जा सकती, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम, नेक्स्ट जो आती है वो आती है उत्प्रेषण यानी सर्जरी। इसका अर्थ क्या है, यह रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, देखिए बिल्कुल सेम उत्प्रेषण से पहले हमने आपको जो पढ़ाया था, पिछली रिट जो थी उसके जैसी ही रिट है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि ये रिट जब जारी की जा सकती है अपने अधीनस्थ न्यायालय को, जब उसकी कार्यवाही समाप्त हो गई हो उसके निर्णय को बदलने के लिए। इससे पहली जो रिट थी आपको मैंने बताया था प्रतिषेध में क्या था कि ये जब जारी की जा सकती थी जब इसका कार्यवाही यहाँ पर चल रही हो। ठीक है, यहाँ कार्यवाही चल रही थी, लेकिन अगर यहाँ की हम बात करें तो इसमें जो है कार्यवाही खत्म हो चुकी है। समझ में आया आपको, इसमें कार्यवाही खत्म हो चुकी है, तो उस निर्णय को बदलने के लिए उसका जो अपर न्यायालय है, उससे ऊंचा जो न्यायालय है, वो इस रिट को जारी करता है, यानी उत्प्रेषण यानी सर्जरी को, तो इसके द्वारा वो निर्णय बदल दिया जाता है। इसका अब अगर हम इस लाइन को देखें जो लिखी हुई है, यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है उसे रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। जाति यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये होगा जाति। ठीक है, समझ में आ गया इन दोनों में अंतर, परमादेश और उत्प्रेषण में, सॉरी परमादेश नहीं, पिछली जो रिट थी। अब प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर क्या है, देखिए मैं आपको ये चीज बता चुका हूं। प्रतिषेध रिट जो है उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य कार्यवाही को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, इन दोनों में आपको अंतर समझ में आया होगा। ये होगी आपकी उत्प्रेषण यानी सर्जरी। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है वो है अधिकार परीक्षा यानी क्वो वारंटो। क्वो वारंट जो है उसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है प्राधिकृत या वारंट द्वारा, यानी किस वारंट से या फिर किस वारंट पर, इसका हम अर्थ समझने वाले हैं। देखिए अर्थ क्या है इसका, ये कर्मचारी की पद की वैधानिकता की जांच करता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, एक फिर टीचर का एग्जांपल लेता हूं मैं, गवर्नमेंट टीचर का। एक टीचर ने क्या काम किया कि किसी स्कूल में अपने पद पर, आप तो चला गया अपने पद पर, किसी एक व्यक्ति को रख दिया और उसे कुछ रुपए देने शुरू कर दिए और वो वहां पर पढ़ाने लग गया। आप टीचर छुट्टी मार रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, होना तो पहले टीचर चाहिए था लेकिन बैठा हुआ है कोई और व्यक्ति है। तो इस अगर गांव के लोग चाहें, पेरेंट्स या फिर अभिभावक जो भी हैं चाहें, तो रिट जारी करवाकर ये पूछ सकते हैं कि आप किस हक से या फिर किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हुए हैं, जबकि आप इस पद पर बैठने के लायक है नहीं। ठीक है, तब ये रिट अधिकार परीक्षा जारी की जा सकती है, यानी क्वो वारंटो। जैसे अस्पताल में ले लो, कोई सरकारी अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर का काम वहां कर कोई कर्मचारी करने लग जाए, ठीक है, तो वहां पर भी जारी करवा सकते हैं हम, लेकिन आपके पास सबूत होना चाहिए। तो ये कर्मचारी की पद की वैधानिकता की जांच करता है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण के रोकता है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, अपने पद पर ही रहना है, इसके पद के वैधानिकता की जांच भी इसी के द्वारा होती है। ठीक है, अब
अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ये वाला, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। लेकिन अगर हम बात करें अब जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता, दो चीज आती है। देखिए अभी हमने जो पढ़ा था ये 5 रिट पढ़ी थी हमने। 5 रिट में कौन कौन सी थी, जैसे हम बैक जाएं पिछली अपनी पीपीटी पर, तो यहाँ पर रिट के प्रकार हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 रिट हैं ये। तो इन रिट में हमने पांचों में बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी सरकारी व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है। नंबर 2 परमादेश, ये भी किसी सरकारी व्यक्ति के खिलाफ, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर। और अधिकार परीक्षा, ये भी सरकारी व्यक्ति। लेकिन ये जो 2 रिट हैं, सरकार प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जो भी हाई कोर्ट के अधीनस्थ होगा और सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ जो भी हाई कोर्ट्स होंगे, ठीक है, उन्हें इसके द्वारा जारी किया जा सकता है, यानी न्यायालयों के लिए। ये न्यायालयों के लिए है और बाकी 3 जो है वो व्यक्तियों के लिए है। समझ में आया आपको? ये रिट जारी जो करने की प्रक्रिया है ये आपको याद रखनी है, किसके खिलाफ कौन सी रिट जारी हो सकती है। अगर हम आगे की बात करें तो हम चल रहे थे कहां पर, जनहित याचिका व न्यायिक सक्रियता पर। जनहित याचिका क्या है, जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। ये एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। यानी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मान लो अत्याचार हो रहा है और वो व्यक्ति कोर्ट में जाने लायक नहीं है उस अत्याचार के खिलाफ, तो कोई अन्य व्यक्ति भी उस व्यक्ति के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसे लेकर कहाँ जा सकता है, कोर्ट जा सकता है, एक PIL अप्लाई कर सकता है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये होता है। देखिए पहले क्या था, जनहित याचिका की इस प्रणाली को भारत ने पूर्व प्रचलित लोकस स्टैंडर्ड को बदला। इसका मतलब क्या था, लोकस स्टैंडर्ड जो थी इसके अनुसार जो व्यक्ति पीड़ित है सिर्फ वही अपनी याचिका डाल सकता था किसी भी कोर्ट में। लेकिन इसे बदलकर क्या काम कर दिया गया, जनहित याचिका को अब कोई भी व्यक्ति डाल सकता है। और अब एक चीज और है, स्वतः संज्ञान भी। कोर्ट जो है कभी कभी स्वतः संज्ञान भी ले लेता है, ठीक है। स्वतः संज्ञान का मतलब अगर कोर्ट को लगे कि कोई चीज गलत कार्य हो रहा है देश में, तो कोर्ट उस चीज का स्वतः संज्ञान भी ले लेता है, ठीक है। उस केस को अपने पास बुला लेगा तो उसके निर्णय दे देगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई ना कोई टिप्पणी जरूर करेगा। तो ये स्वतः संज्ञान भी होगी। जनहित याचिका आपके समझ में आई, ठीक है। अगर हम देखते हैं न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म, ये क्या है, जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल करती है। जैसे आप सभी जानते हैं विधायिका कौन से होते हैं, विधायिका क्या है, जो कानून निर्माण करती है, और कार्यपालिका जो उन कानूनों को अप्लाई करती है, ठीक है, कानूनों का पालन करवाती है। कार्यपालिका के अंतर्गत सब आते हैं, पुलिस वगैरह और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब आते हैं। विधायिका जैसे संसद हो गई सेंटर में, और स्टेट में आपकी विधानसभा हो गई। तो अगर ये विधायिका और कार्यपालिकाएं, जैसे विधायिका ने कोई कानून सही नहीं बनाया, समझ में आया, जैसे संसद ने कोई कानून बनाया और वो कानून लोगों के हित में नहीं है, लोगों के ऊपर एक तरह से तानाशाही रवैया है जैसे मान लो, तो इस कानून के द्वारा यदि लोगों के मूल अधिकारों का भी हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि उसे स्वतः ही उस पर डिसीजन लेता है। डिसीजन क्या, उसे इसे ही बोलते हैं न्यायिक सक्रियता, यानी अपने आप उस कार्य में दखल करना कि ये आप काम गलत कर रहे हैं। विधायिका कोई काम कर रही है तो वो गलत कर रहे हैं ये बताना, कार्यपालिका कोई कार्य कर रही है तो उसे स्वतः ही उसमें कार्यों में दखल करके बताना कि तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, इसे ही हम बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। ये एक बहुत अच्छी चीज है, अगर ये चीज ना हो न्यायिक सक्रियता तो हो सकता है सरकारें निरंकुश हो जाए, ठीक है। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म हो गई। जनहित याचिका आपके समझ में आई, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपके भी समझ में आई, ठीक है। अब आज की वीडियो में इतना ही था, लेकिन अगर हम अभी तक देखें तो हमने 5 प्रकार की रिटें पढ़ी, जिसमें 5 में से 3 सरकारी और निजी व्यक्तियों के खिलाफ और 2 हाई कोर्ट्स के खिलाफ जारी की जा सकती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे 2 जो आपकी रिट हैं, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। 2 रिट कौन कौन सी है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ठीक है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है ये आपकी कोर्ट्स के खिलाफ, न्यायालयों के खिलाफ उत्प्रेषण, और 3 आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, आपकी क्वो वारंटो है, ये आपके लोगों के खिलाफ, सरकारी व्यक्तियों के खिलाफ या निजी व्यक्तियों के खिलाफ। अब इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक लिमिट और है कि ये जो निवारक निरोध अधिनियम जो है, मैंने आपको बताया था निवारक निरोध, अगली वीडियो होगी हमारी, निवारक निरोध अधिनियम यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अगर गिरफ्तार किया गया है व्यक्ति को तो उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी हम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको ये रिट की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी।
ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जो है और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। चलिए आपसे मिलते हैं अगली निवारक निरोध की वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू।